बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 38 है, जिसके अंदर हम मॉड्यूल नंबर 121 से लेकर मॉड्यूल नंबर 125 तक कवर करेंगे। दोस्तों मॉड्यूल नंबर 121 के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंट्रोल स्ट्रक्चर लूप की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम लूप को कवर करते हैं कि व्हाट इज़ लूप। लूप क्या होती है? लूप दोस्तों एक ऐसा कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपकी किसी भी सिंगल लाइन या मल्टीपल लाइन को रिपीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो आपके पास एक लाइन है अल्लाह पाक हैं। अब आप चाहते हो ये जो लाइन है अल्लाह पाक हैं ये 10 दफ़ा रिपीट हो, तो आप क्या करोगे? आप किसी भी एक सिंगल लाइन या मल्टीपल लाइन को रिपीट करने के लिए लूप का इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे कहता है देयर इज़ एन अदर टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर नोन एज लूप। कहता है हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक और टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं जी? लूप कहते हैं। द लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर आइट्रेट्स, आइट्रेट कहते हैं किसी चीज़ के बार बार रिपीट होने को। आइट्रेट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कंडीशन। मतलब हम जो उसे कंडीशन बताते हैं कि हमने कहा कंडीशन मीन कि हमने उसे बताया कि 5 टाइम उसे बताया कि इतनी दफ़ा चलना है, तो जो हम उसे कंडीशन देंगे वो हमारी कंडीशन की बेस पर ही हमारी लूप को यानी हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रिपीट करेगी। मान लो अगर आपकी कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई होगी तो आपकी लूप चलेगी, रन होगी, आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन जैसे ही आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब फॉल्स हो जाएगी, तो फ़ौरन से लूप चलना बंद हो जाएगी। तो लूप जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? आपकी प्रोवाइडेड कंडीशन के ऊपर। आगे वी आर इंटरेस्टेड टू प्रिंट द काउंटिंग फ्राम 1 to 5। अब देखें उसने एक एग्जांपल दिया, वो कहता है मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्रीन के ऊपर 1 से लेकर 5 तक जो काउंटिंग है वो प्रिंट करनी। तो एक तरीके से सिंपल क्या होगा कि विदाउट लूप आप कैसे भी इससे प्रिंट करोगे? आप लिखोगे Cout1, इससे 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर आप लिखोगे अगेन Cout2, फिर आप Cout3, फिर Cout4 एंड Cout5। तो क्या हुआ कि आपने 5 स्टेटमेंट लिखी और इन 5 स्टेटमेंट ने आपके काउंटिंग डिस्प्ले की 1 से लेकर 5 तक। लेकिन ये एक बहुत ही बैड वे है। क्या इससे बेहतर वे नहीं है कि हम एक ही 200 लाइन के साथ जो है वो अपनी काउंटिंग 1 से लेकर 5 तक डिस्प्ले कर सकें? यस है, विद द हेल्प ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे दोस्तों लूप कैसे लगाते हैं? सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग वैल्यू बताई कि हमने लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हमने कहा इंट i इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इंट क्या है? इंट मेरी डाटा टाइप है, i जो है मेरे वेरिएबल का नाम है और 1 जो है उसकी वैल्यू है। मतलब वो कह रहा है एक इंट टाइप का i नाम का वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर कर दो? 1 स्टोर कर दो। अब यहाँ पे हमने क्या किया? आगे हमने लिखा वाइल। वाइल क्या? वाइल हमारी लूप का नाम है। तो हमने कहा वाइल i लेस देन आर इक्वल टू 5। मतलब हम कह रहे हैं जो i वेरिएबल है उसके अंदर जितनी जो वैल्यू पड़ी हुई है जब तक वो लेस है यानी छोटी है और इक्वल है किससे? 5 से, तब तक ये लूप जो बॉडी है ये लूप जो है वो चलती रहे, एग्जीक्यूट होती रहे। अब देखें i के पास क्या है? i के पास वैल्यू है 1। तो क्या 1, अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 1 छोटा होता है 5 से? यस। तो ये कंडीशन क्या कर गई है? ट्रू कर गई है। तो जैसे दोस्तों कोई कंडीशन ट्रू करती है लूप की तो आपका जो कंपाइलर है वो लूप की बॉडी के अंदर आ जाता है और अंदर आगे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। क्या बोला? Cout i। अब i के अंदर क्या वैल्यू थी? 1। तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा इस तरह 1, स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद आगे अगली स्टेटमेंट क्या है? i इक्वल टू i प्लस 1। यानी वो कह रहा है i की जो भी करंट वैल्यू है, आपको पता ना ये दरमियान में जो इक्वल का ऑपरेटर है ये क्या करता है? सबसे पहले इस राइट साइड को सॉल्व करेगा, जो आंसर आएगा उसको उठा के फिर इस लेफ्ट वाले वेरिएबल को दे देगा। अब देखें राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? i प्लस 1। तो मतलब वो कह रहा है i की जो भी वैल्यू है उसमें प्लस 1 कर दो। तो i की वैल्यू क्या थी? i की वैल्यू थी, देखें i की यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास वो है जी 1 स्टार्टिंग के ऊपर, ठीक है। तो हमने उस 1 में 1 प्लस किया, जो अब गया है 2। तो मतलब i की क्या वैल्यू होगी? 2 होगी। तो मतलब i प्लस 1 मीन 1 प्लस 1 जो अब आया 2, तो वो 2 उठ के कहाँ चला गया? जाके i में स्टोर हो गया। तो मतलब i की न्यू वैल्यू क्या हो गई है? 2 हो गई है। अब जब i की वैल्यू 2 हो गई तो दोस्तों क्या होगा भला? ये लूप दोबारा चलेगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी लूप तब तक रिपीट होती रहती है जब तक ये वाली जो कंडीशन है जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाएगी। अब देखें अगेन वो कंडीशन चेक करेगा कि i की जो वैल्यू है क्या वो लेस और इक्वल है 5 से। तो देखें i की करंट वैल्यू क्या है? 2। तो 2 जो है वो छोटा होता है 5 से। सो इसलिए ये कंडीशन फिर सेट मतलब ट्रू हो गई है। जब ये कंडीशन ट्रू हुई है तो अब लूप फिर अंदर आए, मतलब कंपाइलर फिर इस लूप के अंदर आएगा और आके डिस्प्ले करेगा Cout i। अब i के पास क्या वैल्यू है? 2। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा 2। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसमें क्या लिखा हुआ है? फिर अगेन i इक्वल टू i प्लस 1। फिर मतलब वही है कि i की जो भी करंट वैल्यू है उसमें एक वैल्यू का इजाफा कर दो। मतलब 2 के अंदर जब 1
का अजाफा होगा तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब फिर अगेन ऊपर कंडीशन चेक होगी, क्या आई की वैल्यू छोटी है 5 से, तो यस 3 जो है वो लेस होता है 5 से, तो ये कंडीशन फिर ट्रू कर गई है। फिर ये अंदर आएगा, आगे सी आउट आई डिस्प्ले करेगा तो आई की वैल्यू 3 है तो स्क्रीन पर 3 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस 1 का मतलब क्या है कि आई की जो भी करंट वैल्यू है उसमें एक वैल्यू का अजाफा कर दो, तो आई की वैल्यू करंट क्या 3, तो 3 में प्लस 1 हो जाएगा तो जवाब आ जाएगा 4, तो यानी यहाँ पे आ गया 4। अब फिर ये अगेन कंडीशन चेक होगी, क्या आई की जो वैल्यू है 4 क्या वो लेस है 5 से, यस 4 जो है वो लेस होता है 5 से, सो ये कंडीशन फिर ट्रू कर गई है। तो कंपाइलर फिर अंदर आएगा, अंदर आके डिस्प्ले करेगा सी आउट आई, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा आई की वैल्यू 4, ठीक है, आई की वैल्यू 4 है ना तो स्क्रीन पे 4 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1 करने से क्या होगा कि आई की जो भी करंट वैल्यू है उसमें 1 का अजाफा हो जाएगा, मतलब 4 से वो क्या हो जाएगा 5, तो मतलब आई की वैल्यू होगी 5। तो अब क्या होगा, फिर कंडीशन चेक करेगी ऊपर जाके, क्या आई की जो वैल्यू है 5 क्या वो लेस है 5 से, नहीं, क्या वो आगे देखें लेस के इक्वल भी लगा हुआ है, तो अब वो चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 5 के इक्वल है, वो कहेगा यस 5 के इक्वल होता है, तो ये कंडीशन फिर ट्रू कर गई है। फिर कंपाइलर अंदर आएगा, आगे डिस्प्ले करेगा सी आउट आई, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा 5, यानी आई की वैल्यू डिस्प्ले होगी तो आई की वैल्यू क्या 5, तो 5 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस 1 का मतलब मैंने क्या बताया था भला कि आई की करंट वैल्यू में एक वैल्यू का अजाफा हो जाएगा, तो मतलब आई की करंट वैल्यू क्या 5 से क्या हो जाएगी वैल्यू 6 हो जाएगी। अब फिर अगेन ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई की जो वैल्यू है 6 क्या वो लेस है 5 से, तो बताएं क्या 6 5 से छोटा होता है, नहीं, क्या 6 5 के इक्वल होता है, नहीं, ये कंडीशन क्या कर गई है फॉल्स हो गई है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप चलना बंद हो जाएगी। तो देखें हमने स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले किया 1 2 3 4 एंड 5 डिस्प्ले की, तो देखें स्मॉलेस्ट कोड के साथ हमने जो है अपना काम कर लिया। अब आप सोच रहे होगे इतना लंबा काम करने का मतलब सिर्फ ये 5 दफ़ा हमने ये लाइन डिस्प्ले की है तो इससे अच्छा नहीं था हम कि ये ऊपर वाला स्टेटमेंट डिस्प्ले कर देते। दोस्तों इसका फ़ायदा भी ये होगा, देखें ज़रा, मान अगर आपको कोड इतना ही रहना है, अब आपने मान लो अगर आपने 100 डिस्प्ले करना है तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है ना वहाँ पे लिख दोगे 100, वहाँ पे क्या लिख दोगे 100, तो क्या को बोला अब ये लूप 100 दफ़ा चल के स्क्रीन पे 1 से लेकर 100 तक वैल्यू डिस्प्ले कर देगी, ऐसे डिस्प्ले करते 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 1 तक जाएगी, ठीक है। तो देखें फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ लूप लगाने से कि अब कोड इतना ही रहेगा, कोड अब ये स्टैंडर्ड कोड है, अब ये कोड इतना ही रहेगा, लेकिन इसी सिंपल से कोड के साथ हम जो है वो 1,00,000 वैल्यूज़ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये मतलब था दोस्तों लूप का, ठीक है जी। तो ये देखिए मैंने आपको पूरा एक आइटरेशन उसकी समझा दी है। चलें जी, लूप कंप्लीट होगी, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग कंकरेंट एक्टिविटीज़। दोस्तों ये प्रोग्रामिंग कंकरेंट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो सेम टाइम पे पैरेलल चलती हैं, एक साथ चलती हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कहता है सच साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग और कंकरेंट प्रोसेसिंग। कहता है ऐसी एक्टिविटीज़ जो एक साथ इकट्ठे चलती हैं, मान लो आपके सेम टाइम में अगर 2 एक्टिविटीज़ इकट्ठी चल रही हैं, जैसे कुछ इस तरह से मान लो एक एक्टिविटी ऐसे चल रही है, ठीक है, और उसी के साथ सेम टाइम के ऊपर दूसरी एक्टिविटी भी चल रही है, तीसरी एक्टिविटी भी चल रही है, तो दोस्तों दिस इज़ अ कंकरेंट प्रोसेसिंग, या फिर इसको पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि पैरेलल प्रोसेसिंग या फिर कंकरेंट प्रोसेसिंग क्या होती है, कि जिसके अंदर हमारे एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ सेम टाइम में इकट्ठे चल रही होती हैं, इकट्ठे रन हो रही होती हैं। तो ऐसी पैरेलल चलने वाली मल्टीपल एक्टिविटीज़ को हम पैरेलल प्रोसेसिंग या फिर कंकरेंट प्रोसेसिंग कहते हैं। आगे वो कह रहा है ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग रिक्वायर्स मल्टीपल सीपीयू कोर्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो आपको आ सकता है कि बताओ जो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, मतलब जब हम एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या सिंगल सीपीयू काफ़ी होता है, नहीं दोस्तों, हमारे पास उसके लिए मल्टीपल सीपीयू कोर्स होनी चाहिए। मतलब सीपीयू की कोर्स क्या होनी चाहिए, उसके लिए मल्टीपल होनी चाहिए। अगर आपकी सीपीयू की कोर मल्टीपल नहीं है तो आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। आगे वो अगली बात कर रहा है, कहता है वन एग्जीक्यूट ईच एक्टिवेशन। अब वो कह रहे हैं जनाब आपकी सीपीयू की जो एक सिंगल कोर होती है ना, एक जो सिंगल कोर होती है वो आपकी एक एक्टिविटी को क्या कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है, मतलब एग्जीक्यूट कर रही होती है। आगे कहता है ओनली वन सीपीयू इज अवेलेबल। कहता है अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक ही सीपीयू अवेलेबल है, पैरेलल प्रोसेसिंग इज ऑब्टेन्ड बाय अलोइंग द एक्टिवेशंस टू शेयर द टाइम ऑफ द सिंगल प्रोसेसर इन अ मैनर सिमिलर दैट इम्प्लीमेंटेड बाय मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मतलब कहता है अगर आपके सिस्टम के अंदर एक ही सीपीयू है, अगर आपके सिस्टम में एक ही सीपीयू है, एक ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो कहता फिर क्या होगा भला, फिर हमने अगर मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने हैं तो हम क्या करेंगे पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसको 2 मिनट देंगे, फिर 2 मिनट बाद उसको बाहर निकाल देंगे, फिर दूसरे प्रोग्राम को 2 मिनट देंगे। मतलब इस तरह हम क्या करेंगे टाइम शेयरिंग करेंगे। मतलब
अगर आपके पास CPU के अंदर मल्टीपल कोर्स हैं तो फिर तो ठीक है, फिर मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो है एक साथ एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर आपके पास एक ही CPU है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम टाइम शेयरिंग करेंगे, मतलब एक एक्टिविटी 2 मिनट चलेगी, फिर दूसरी एक्टिविटी 2 मिनट चलेगी, फिर तीसरी एक्टिविटी 2 मिनट चलेगी, ऐसे ही फिर क्या होगा, फिर जब थर्ड एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी फिर दोबारा अगेन जो है पहली एक्टिविटी की दोबारा बारी आ जाएगी। तो इस तरह ये चीज़ चलती रहेगी। तो ये मॉड्यूल इतना आपका कवर हो, बस इसमें आपने यही कंसेप्ट करना था। उसके बाद उसमें नेक्स्ट कंसेप्ट है जी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखें कहते हैं हमारे पास डिफरेंट तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, जो कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन करने के लिए। मान लो अगर आपने एडिशन आप कभी यूज़ करते हो जब आपने 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करना हो। मान लो आपके पास एक नंबर है 2, फिर एक नंबर है 4, फिर एक नंबर है 3, आपने इनको ऐड करना तो आप क्या करोगे, आप ये वाला अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है प्लस ये सिंबल यूज़ करोगे इनके दरमियान इस तरह से, ऐसे, ठीक है। आप इस तरह से इनके दरमियान प्लस सिंबल यूज़ होते हो, इससे क्या होगा 2 + 4 + 3 जो अब क्या आएगा भला, जो अब हमारे पास आएगा 6 + 3 जो अब आएगा 7, 7 8 9, हाँ ये 7 आ गया जो अभी, ठीक है। इस तरह दोस्तों अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन है, मतलब आप अगर आपने 2 नंबर्स को या 2 से ज़्यादा नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो उसके लिए आप ये वाला ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आपको पता है जब हमने 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन का ये वाला सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद डिवीजन, दोस्तों डिवीजन के थोड़ा सा याद रखिएगा कि डिवीजन आप एक टाइम में 2 वैल्यूज़ को करते हो, 2 वैल्यू को ही करते हो, मल्टीपल वैल्यूज़ को डिवाइड नहीं करते। मल्टीपल वैल्यू को डिवाइड करें भी तो कहता है वो 2 करके डिवाइड होंगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे दोस्तों डिवीजन में एक और कंसेप्ट याद रखिएगा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये देखें यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, सर कह रहे हैं अगर जनाब आप जिन 2 वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हो, जिन 2 वैल्यूज़ को आप डिवाइड, जैसे यहाँ पे पहली वैल्यू है 5.0, दूसरी वैल्यू है 2.0, तो दोस्तों जिन 2 वैल्यूज़ को आप डिवाइड कर रहे हो अगर वो दोनों वैल्यूज़ फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर है, मतलब फ्लोटिंग डाटा टाइप के अंदर है, तो फिर जो आपका आंसर आएगा ना वो भी फ्लोटिंग डाटा टाइप के अंदर आएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों आप जिन 2 वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हो अगर वो इंटीजर में है, जैसे यहाँ पे देखो पहली वैल्यू 5 है जो कि इंटीजर नंबर है और दूसरी वैल्यू यहाँ पे 2 है जो कि इंटीजर नंबर है, तो दोस्तों फिर आपका जो आंसर आएगा ना वो भी क्या आएगा, एक होल नंबर यानी इंटीजर नंबर आएगा। जबकि आपने जो ऊपर ऑपरेटर पढ़े हैं ना, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें चाहे आप जो है इन तीनों में चाहे आप जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करो, चाहे आप इंटीजर नंबर यूज़ करो, जवाब आपका बिल्कुल सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पे डिवीजन में क्या होता है कि डिवीजन में अगर आप जिन 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो अगर वो फ्लॉट में है तो आपका आंसर फ्लॉट में आएगा, अगर वो इंटीजर में है तो आपका आंसर इंटीजर में आएगा। अब बात करते हैं मॉडुलस की। तो ये मॉडुलस क्या करता है, ये मॉडुलस बेसिकली जिन 2 वैल्यूज़ को आप मॉड लेते हो ना उनका रिमाइंडर बचता है। जैसे यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ का देना है, चलिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मान लिया आपके पास एक वैल्यू है 2 और दूसरी वैल्यू आपके पास 5। मान लिया आपको कहा जाता है कि आपने ना जो है ना वो 5 का, सॉरी यहाँ पे 5 पहले लिखेंगे हम। मान लो कि आपको कहा जाता है कि आपने 5 का मॉड लेना है 2 के ऊपर, 5 का मॉड लेना है 2 के ऊपर, 5 का मॉड लेना है 2 के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि देखिए 2 इस तरह से आप करोगे, बाहर रखोगे और 5 जो है वो अंदर रखोगे इस तरह से, ठीक है जी। अब 2 2s are 4, ठीक है। बाकी रिमेनिंग क्या बच गया 1। तो दोस्तों ये जो बाकी रिमेनिंग भी बचा ना दिस इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो ये जो रिमाइंडर होता है ना ये बेसिकली मॉडुलस का आंसर होता है। तो जब आप किसी भी 2 नंबर्स का मॉड लेते हो ना इस तरह से, मॉड के लिए हम ये परसेंटेज का सिंबल यूज़ करते हैं। तो जब आप कहते हैं ना 5 mod 2, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि करना उसने डिवीजन ही है, करनी उसने डिवीजन ही है। लेकिन ये जो ऊपर आंसर होता है इसको हम कहते हैं क्वोशंट, और ये जो क्वोशंट होता है ना ये आंसर आता है डिवीजन का, ये आंसर आता है डिवीजन का। मतलब जब आप 2 नंबर्स को डिवाइड करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो बेसिकली ये वाला क्वोशंट आता है। और जब आप 2 नंबर के दोनों मॉड लेते हो तो आपके पास बेसिकली ये जो रिमाइंडर बचता है ना बाकी, ये बेसिकली आंसर होता है किसका, मॉड का। समझ लगी बात की। तो ये मतलब है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखें सर ने भी करवाया। यहाँ पे देखें सर कह रहे हैं अगर आप 5 का मॉड लो 2 के ऊपर तो कहता है वुड गिव 1, तो मतलब आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट अगला मॉड्यूल है 124 जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात हो रही है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जिसे कहते हैं ऐसे ऑपरेटर जो हमारी कंडीशन चेक करने, इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को दोस्तों हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ये जो ऑपरेटर आपके सामने दिए हैं गिवन है ना, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, इनको हम दोस्तों कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। इनको कंपैरिजन ऑपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के दरमियान मुवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें अगर आपने इस तरह लिखा लेस देन, तो ये लेस देन क्या करेगा, ये बेसिकली चेक करेगा क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या वो छोटी है किससे, राइट हैंड साइड से। अगर यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊँ इनको, तो इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए मान लो अगर आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, एक के पास आपके पास वैल्यू है 10
और मान लो आपके पास एक बी वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 4। अब यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ, आपने बताने उनके आंसर क्या आएंगे। मैं लिखता ए लेस देन बी, ठीक है, फिर मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, फिर मैंने लिखा ए लेस देन आर इक्वल टू बी, फिर मैंने लिखा ए ग्रेटर आर इक्वल टू बी, फिर मैंने लिखा ए इक्वल टू बी, ठीक है जी, इस तरह मैंने लिख दिया। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और मैंने लिख दिया ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अब इनके मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखें सबसे पहले आंसर बताते हैं जी, चलें जी इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहले अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें आपके पास ए की वैल्यू भी गिवन है और बी की वैल्यू भी गिवन है। आपने इन वैल्यूज़ को देख के जो है, चाहे आप यहाँ पे वीडियो पॉज करें और इनको कैलकुलेट करके बताएं कि इनका आंसर क्या आएगा। और ये बात याद रखिएगा, ये जो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं या जिनको हम रिलेशन ऑपरेटर कहते हैं, इनका आंसर हमेशा 2 ही आते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। अब आपके पास ए की वैल्यू गिवन है 10 और बी की वैल्यू है 4। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ए की वैल्यू, यहाँ पे लेस देन का मतलब क्या कि क्या ये जो ए है क्या इसकी वैल्यू छोटी है किससे, बी से। तो चेक करते हैं, ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की है 4, तो ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 4। क्या 10 छोटा होता है 4 से? नहीं, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स, इस स्टेटमेंट का आंसर आएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ए ग्रेटर बी, इसका मतलब क्या ए की वैल्यू जो है क्या वो बड़ी है किससे, बी से। तो यस, ए के पास 10 है और बी के पास 4 है, और ए के पास जो वैल्यू 10 है दोस्तों वो ग्रेटर है किससे, बी की वैल्यू से। सो ये आंसर बिल्कुल ट्रू है, ये बात ट्रू लिखी हुई है। उसके बाद ए लेस आर इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या कि क्या ए की वैल्यू छोटी है किससे, बी से, या फिर यहाँ पे 2 ऑपरेटर लगे हुए हैं। अब ये दोनों ऑपरेटर बारी बारी चेक होंगे, तो क्या ए की वैल्यू छोटी है बी से या ए की वैल्यू इक्वल है बी के। अब यहाँ हम देखें ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू क्या है 4 है, तो क्या 10 छोटा होता है 4 से? नहीं। क्या 10 इक्वल होता है 4 के? नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद इसकी अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए ग्रेटर आर इक्वल बी, वही बात हो रही है, कहता क्या ए जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर है, बड़ी है किससे, बी से, या फिर ए की वैल्यू इक्वल है बी के। तो यहाँ पे ए के पास है 10 और बी के पास है 4, तो 10 जो है वो 4 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। सो ये बात ट्रू है, यहाँ पे ट्रू आएगा आंसर। उसके बाद ए इक्वल टू डबल इक्वल का दोस्तों क्या करता है, जब भी आपने 2 वैल्यूज़ के दरमियान इक्वालिटी चेक करनी हो ना कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बराबर है, तो उसके लिए आप ये डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हो। तो यहाँ पे ये कह रहा है क्या ए की वैल्यू बराबर है किसके, बी की वैल्यू के। तो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 4 है, और 10 जो है 4 के बराबर नहीं होता, सो इसलिए ये आंसर जो है वो क्या जी, फॉल्स है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या कि क्या ए की जो वैल्यू है क्या वो बी की वैल्यू के इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल का मतलब होता है बराबर नहीं है, तो यस ए की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू के बराबर नहीं है। सो ये आंसर जो है वो क्या जी, ट्रू है। तो यही दोस्तों यहाँ पे इन सब ऑपरेटर का मतलब था जो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके करवा दिया। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल भी के साथ भी समझाया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल आगे जाके आप अपने एडवांस लेक्चर्स के एडवांस जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें पढ़ोगे अच्छे से। तो मेन कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों, लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं कि जो आपकी 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को जो है ना वो सॉल्व करते हैं। मान लो जैसे अगर आपके पास अभी यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक सिंगल कंडीशन थी, अगर आपके पास कंडीशन 2 हो जाए कुछ इस तरह से, देखो आपने कहा ए लेस देन बी और फिर आपने कहा बी ग्रेटर देन ए। अब देखो ये कितनी कंडीशन है, ये आपके पास 2 कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, ये कंडीशन नंबर 1 है, और ये आपके पास कंडीशन नंबर 2 है। तो इस तरह जब आपके पास 2 कंडीशन और दोनों कंडीशन के दरमियान आपने कोई ना कोई जो है ना वो, अब इन दोनों कंडीशन को अगर आपने जोड़ना है, मिलाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई आप इनके दरमियान लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करोगे, या तो एंड या आर या नॉट, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो एंड और आर है ना, ये दो या 2 से ज़्यादा आप कंडीशन के दरमियान यूज़ कर सकते हो, जबकि ये जो नॉट है ये सिर्फ ओनली 1 कंडीशन के साथ यूज़ होता है, इसलिए इसको हम यूनरी टाइप कहते हैं। इसकी टाइप कहते हैं ये यूनरी होती है, जबकि एंड और आर की टाइप जो है वो बाइनरी इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों ये जो एंड और आर है ना, इनके लिए आप कम से कम 2 कंडीशन का होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कहते हैं सी लैंग्वेज लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड इफ़ वी वांट टू कंपेयर मोर देन 1 कंडीशन। कहते हैं जब हमने एक से ज़्यादा कंडीशन को कंपेयर करना हो तो फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट प्रॉपर लॉजिकल ऑपरेटर इज़ यूज। कहता है अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपने इन 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन के दरमियान
एंड ऑपरेटर लगाना है या आर, तो कहता है ये आपकी किस पे डिपेंड करता है, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि मतलब आपकी नीड क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। तो कहता है जिस तरह की आपकी नीड होगी ना, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाना है या फिर आर ऑपरेटर लगाना है। अब ये जो एंड ऑपरेटर है, इसके लिए मैं आपको बता दिया कि ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब इसके लिए कम से कम 2 कंडीशन का होना ज़रूरी है, फिर ये एग्जीक्यूट होता है। और इस तरह आर जो लॉजिकल ऑपरेटर है, ये भी कम से कम 2 कंडीशन होंगी तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा। जबकि ये जो दोस्तों ये जो नॉट ऑपरेटर है ना, ये आपके पास एक सिंगल कंडीशन पर भी एग्जीक्यूट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे उसने इसको बाइनरी यूनिरी लिखा हुआ है। आगे अब बता देता हूँ, सुन लें गौर से। एंड जो ऑपरेटर होता है दोस्तों, ये आपकी चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। और जो है आपकी प्लस, आपकी कंडीशन को प्लस करता है। और नॉट जो है ये कन्वर्ट करता है आपकी चीज़ को, मतलब लाइक आपकी अगर इनपुट 1 है तो ये उसको 0 कर देगा, और अगर 0 है तो उसको 1 कर देगा। तो यहाँ पर देखें एंड के बारे में क्या लिखा हुआ है, कहता है आउटपुट इज़ 1 ओनली व्हेन कंडीशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑपरेटर कम ट्रू बिकम ट्रू। मतलब कहता है अगर आपकी सारी, अच्छा ये बात याद रखिएगा, जो एंड ऑपरेटर है ना, ये आपको आउटपुट ट्रू यानी 1 तब देता है जब आपकी सारी की सारी इनपुट्स क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। और ये जो आर ऑपरेटर है ना दोस्तों, ये आपको कंडीशन फॉल्स मतलब 0 तब देता है जब आपकी सारी की सारी इनपुट्स क्या होती हैं, फॉल्स होती हैं। समझने की बात की। और ये जो नॉट है ये क्या करता है, इट गिव्स इन्वर्टेड आउटपुट, मतलब ये 0 को 1 कर देता है और 1 को 0 कर देता है। चलें अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब इनका एक टेबल बना हुआ है लास्ट पे, ट्रू टेबल। अब इनको ज़रा गौर से समझ लें। मान लें आपके पास 2 कंडीशन है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। मान लो दोस्तों अगर हम सबसे पहले एंड ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे देखें, अगर मान लो आपके पास कंडीशन नंबर 1 जो है ट्रू है और कंडीशन नंबर 2 भी ट्रू है, तो ट्रू का मतलब क्या था 1, तो मतलब 1। और मैंने आपको क्या बताया था भला कि ये जो एंड ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये आपकी चीज़ों को मतलब इनपुट्स को मल्टीप्लाई, कंडीशन को मल्टीप्लाई करता है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ट्रू एंड सेकंड कंडीशन ट्रू, तो ट्रू को हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 1 और ट्रू को हम 1 लिखते हैं। तो ये देखें 1 इंटू 1, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या जवाब आया 1, तो मतलब जवाब आया ट्रू। इसी तरह कहता है अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो जवाब क्या आएगा 1 इंटू 0, जवाब आएगा 0। इसी तरह कहता है अगर आपके पास पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो आपका जवाब फिर भी क्या आएगा, फॉल्स यानी 0 आएगा। क्यों, क्योंकि फॉल्स का मतलब है यहाँ पे 0 और ट्रू का मतलब है यहाँ पे 1, तो 0 इंटू 1 जवाब आया फॉल्स। क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर एक भी 0 आ जाए तो आपकी सारी आउटपुट 0 हो जाती है। उसके बाद कहता है अगर आपके पास एंड ऑपरेटर के अंदर फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हो, सेकंड भी फॉल्स हो, तो आपका रिजल्टेंट जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, फॉल्स यानी 0 आएगी। अगर हम अगर आर ऑपरेटर की बात करें तो ये जो आर ऑपरेटर होता है आपकी कंडीशन को क्या करता है, प्लस करता है। अब देखो अगर आपकी पहली कंडीशन भी ट्रू है एंड सेकंड कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो आपका आंसर फिर भी ट्रू आएगा। जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि जो आपका और ऑपरेटर है ये आपकी आउटपुट फॉल्स तब सिर्फ देता है जब आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। अब देखें अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो आंसर फिर भी ट्रू आएगा। और अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर हम नॉट की बात करें तो देखें अगर आपकी इनपुट ट्रू हो तो ये उसको फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स हो तो ये उसको ट्रू कर देता है। चलें तो यहाँ तक दोस्तों आपके 125 जो मॉड्यूल थे वो 100% कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही डीपली मैंने आपको हर चीज़ जो है उसके बारे में गाइड कर दिया। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।